आपने सुना होगा जिसमें खराटे बहुत आते हैं, पेशेंट्स ओबीज होते हैं, अक्सर अक्सर हमेशा नहीं, और कई कई की नेक बड़ी शॉर्ट होती है, सुबह उठते हैं सुस्ती में रहते हैं और बैठे बैठे सो जाते हैं, बैठे बैठे कुर्सी पे भी खराटे मार सकते हैं, यादाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों में खासकर अगर उनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो उनकी ऑक्सीजन भी रात में बहुत गिरती है। अगर हम स्लीप टेस्ट ना करें तो हम पूरा सिवेरिटी नहीं जान पाते और उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते कि इनको हम सवियर, माइल्ड और मॉडरेट किस कैटेगरी में डालेंगे और उनको किस एग्रेसिव तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। 1995 में मैंने ये लैब बनाई थी, मैंने और डॉक्टर सूरी थे सफदरजंग हॉस्पिटल में। हमने ये इस डिजीज़ के बारे में और स्लीप मेडिसिन हमने शुरू की थी इंडिया में। तो तब से हम हज़ारों पेशेंट्स कर चुके हैं, स्टडीज़ कर चुके हैं। उस स्टडी में हमें पता चलता है कि ये बीमारी कितनी है, कैसे ठीक करनी है। तो नींद ज़्यादा आती है दिन में, कुर्सी पे बैठे बैठे नींद आ जाती है, कार ड्राइव करते करते सो जाते हैं और उबकाइयाँ आती रहती हैं, टायर्डनेस, फटीग महसूस करते हैं। तो उसका कारण कई हो सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक से सोए नहीं, इस वजह से ये सिम्टम हो रहे हैं। ये किसी बीमारी की निशानी भी हो सकती है। उसमें सबसे कॉमन जो है वो स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसकी वजह से या उसके सिस्टर डिजीज़ जिसको हम अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें अराउजल थ्रेशोल्ड कम होता है, इस वजह से नींद जल्दी टूट जाती है। इसलिए रेजिस्टेंस की वजह से हम उसको दिन में सिम्टम्स होते हैं, नींद आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नार्कोलेप्सी हमें प्रूव करनी पड़ती है कि नार्कोलेप्सी की वजह से कितनी नींद ही आती जा रही है, या एक और कंडीशन होती है जो कि नार्कोलेप्सी से मिलती जुलती होती है, इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया। सो वो भी हमें देखनी पड़ती है। कई बार PLMs, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस का कारण रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हो सकता है। ये सब हमें स्लीप स्टडीज करके प्रूव करना पड़ता है। थैंक यू। कॉम्प्लिकेशंस तो आपको बतानी पड़ेंगी, बाकी स्लीप एपनिया क्या होता है ये तो आपको पता चली गया, लेकिन जब तक कॉम्प्लिकेशंस नहीं समझेंगे तब तक उसकी सेवेरिटी और उसकी अहमियत आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। देखिए, इसमें शुगर बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी एक कंडीशन बन जाती है ओबीज लोगों में, तो वो स्लीप एपनिया में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। फिर थ्रोम्बोटिक टेंडेंसीज हो जाती हैं, ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसीज थोड़ी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर सोशल पैटर्न्स थोड़े बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप सोते रहते हैं तो यू आर ऑलवेज लेजी एंड टायर्ड, सो यू वोंट लाइक टू बी मिक्सिंग अप विद पीपल, तो आना जाना इधर उधर लोगों से मिलना भी ठीक से हो नहीं पाता। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्लीप एपनिया में हो सकती हैं और हमें उससे बचना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। उसमें कई पैरामीटर्स लगते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एपनिया इंडेक्स क्या होता है। एपनिया इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एवरेज 1 घंटे में आपका सांस कितनी बार रुकता है, और एपनिया मीन्स के 10 सेकंड के लिए सांस रुकना या 3% ड्रॉप होना ऑक्सीजन, और साथ में जो ब्रीदिंग है वो पार्शली कम हो जाना। ये एपनिया और हाइपोपनिया होते हैं, इनको टोटल काउंट किया जाता है। और फिर जितने घंटे की स्टडी रही, और खासकर जो जागने वाला टाइम है, सोते हुए का पीरियड नहीं हम काउंट करते, तो वो हमारा एपनिया इंडेक्स बन जाता है पर आवर। अगर 300 बार हुआ, 5 घंटे में हुआ, तो 60 हो गया एपनिया इंडेक्स। सो इसी तरीके से अराउजल इंडेक्स देखा जाता है कि कितनी बार नींद टूटी। सो स्लीप साइकिल जो है कितनी बार डिस्टर्ब हुआ, वही उसी तरीके से वो पर आवर देखा जाता है और उसको अराउजल इंडेक्स कहा जाता है। ऑक्सीजन कितनी कम हुई ये देखना पड़ता है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कम होगी उतना ही डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होती है और कॉम्प्लिकेशंस का थ्रेट ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लेटरल बॉडी पोस्चर, सुपाइन पोस्चर में कितना डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं कि पैराडॉक्स है कि नहीं है, ECG में कोई चेंजेस तो नहीं हो रही, ये सब देखना पड़ता है। कि आपको स्लीप एपनिया है तो हमें ट्रीटमेंट करनी है, तो ट्रीटमेंट का क्या प्लान होता है हमारा। देखिए, डिपेंड करता है कि सेवेरिटी कितनी है। अगर माइल्ड डिजीज़ है, मॉडरेट डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है,
अगर एपनिया इंडेक्स 15 से कम है तो उसको माइल्ड डिजीज कहते हैं, 15 से 30 हो तो मॉडरेट डिजीज कहते हैं, 30 से ज़्यादा हो तो सवियर डिजीज कहते हैं। सो हमारे ट्रीटमेंट का प्लान उसके हिसाब से भी चलता है। लेकिन वेट रिडक्शन अगर है, आपका वेट ज़्यादा है तो वो तो करना ही करना है, चाहे कोई भी सिवियरिटी डिजीज की हो। और किसी केसेस में जहाँ पोस्चरल रिलेशनशिप हम देख लेते हैं स्लीप स्टडी में कि सुपाइन पोस्चर में डिजीज काफ़ी ज़्यादा है, लेटरल पोजीशन में काफ़ी कम है, तो उसमें हम पोस्चरल रिलेशनशिप के बारे में समझाते हैं पेशेंट को कि, और टेनिस बॉल वेस्ट देते हैं यूज़ करने के लिए। वो रात में पेशेंट पहन के सोता है ताकि पीठ के बल सो ना सके। साइड के बल सोने से उनका एपनिया इंडेक्स कम हो जाता है, लेकिन ये हर एक केस में नहीं होता, देखना पड़ता है स्लीप स्टडी में किस में होता है। और बाकी ट्रीटमेंट प्लान्स मैं आपको बाद में बताऊँ। ट्रीटमेंट में मैंने कहा आपको कि वेट रिडक्शन तो बहुत ज़रूरी है ही है, उसके अलावा सीपैप हमें बहुत केसेस में यूज़ करना पड़ता है, खासकर जो सवियर केसेस हैं या मॉडरेटली सवियर केसेस हैं तो उसमें एक डिवाइस होती है, वो पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करके डिलीवर करती है। डिपेंडिंग ऑन कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है तो मशीन उतना ही प्रेशर डिलीवर करती है जो ऑटोमेटिक मशीन्स में होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन को सेंस करके उसका फ्लो किकबैक से उसका प्रेशर ऊपर नीचे होता है और उससे इट एक्ट्स एज ए न्यूमेटिक स्प्लिंट, ताकि आपका जो क्लैप्स्ड एरिया है वो उसको हवा से ही खोल दिया जाए और आपका फ्लो बड़ा ठीक हो जाए और आपका ऑब्स्ट्रक्शन ना होने से जो ऑक्सीजन गिर रही है वो बंद हो जाए। सो सीपैप से यूजुअली रिस्पांस बड़ा अच्छा होता है और एपनिया लेवल तकरीबन 0 पे आ जाता है और हमारा फ्लो बड़ा अच्छा हो जाता है, नींद की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है और रिस्क टू लाइफ जो चल रहा होता है स्लीप एपनिया की वजह से वो खत्म हो जाता है। We were talking about the treatment in sleep apnea, obstructive sleep apnea. हम बाकी ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं उनमें आजकल यूरोप्लेटोफ्रेंगोप्लास्टी को रोबोटिक तरीके से किया जाता है, उसको TORS भी कहते हैं, ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी, जिससे कि सर्जरी एक ज़्यादा रिलेटिवली क्लीन जॉब करती है और कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है और उसमें हम ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है कि एक तो युवला को आप निकाल सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट को थोड़ा श्रिंक कर सकते हैं और बैक ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग में एक स्कैल्पिंग करके एक टनल क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा रोबोटिकली होता है। सो ये नहीं कि आप फिंगर से कर रहे हो, दूर बैठे रोबोटिक से आप सारे उसके आर्म्स को ऑपरेट कर रहे हो, तो उससे रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर होते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ये हम टॉर्स प्रेफर करते हैं। टॉर्स के अलावा हम कई बार डेंटल सर्जन के पास भी भेजते हैं ताकि ओरल अप्लायंसेस बना सकें, लेकिन ओरल अप्लायंसेस भी उसकी भी लाइफ होती है, तो 1-2 साल में वियर ऑफ हो जाती हैं, फिर वो दोबारा चेंज करनी पड़ती हैं। तो उसमें एक जाग को आगे करके इस तरीके से एक स्प्लिंट बनाया जाता है ताकि आप उसको पहन करके सोएं। उससे थोड़ी डिस्कम्फर्ट तो होती है, लेकिन यू हैव टू गेट यूज्ड टू दैट। उसके अलावा सर्जरीज भी होती हैं, हार्ड बोन सर्जरी होती है, मैंडिबुलर इन्हेंसमेंट सर्जरीज होती हैं। मतलब ये है कि हम जॉ लाइन को थोड़ा नीचे ऐसे आगे को करें ताकि पीछे का बैक ऑफ द टंग का जो स्पेस है पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल से थोड़ा सा आगे को हो जाए, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। सो इस तरीके से हम स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और एपनिया चोकिंग ना हो सके। थैंक यू।